तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 8 MCQ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियो से आपकी रिवीजन तो होगी ही, साथ में आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम MCQs को रटेंगे नहीं बल्कि हम समझ समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ समझ के पढ़ेंगे, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, कौन सा है कि यहाँ पे करेक्ट के बारे में पूछा है। हाँ, आप पहले पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, फिगर एंड फैक्ट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। पहली स्टेटमेंट है, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स आर द प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तीसरी स्टेटमेंट है, राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। और चौथी स्टेटमेंट है, राइट्स आर द प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मैनी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, ये बिल्कुल राइट है। क्या लिखा है इसमें, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स को दिए गए हैं, किसके लिए, स्टेट के, मतलब कि स्टेट के लिए, अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं, जिससे कि जो भी स्टेट को जो पावर है उसकी पावर को लिमिट किया जा सके, वो एक्स्ट्रा पावर ना करे, तानाशाह ना हो जाए, ऑटोक्रेसी ना आ जाए, या फिर उसकी ना चलती रहे। यहाँ पे सिटीजन्स को ऐसे राइट्स दिए गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है ना, यहाँ पे ये जो स्टेट वर्ड केवल राज्य नहीं बता रहा है, बल्कि बहुत चीज़ें बता रहा है। कैसे बता रहा है कि जब भी हम फंडामेंटल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट का जो मतलब है वो राज्य न रह के बल्कि बहुत कुछ उसके अंदर आ जाता है। और फंडामेंटल राइट्स में स्टेट की जो डेफिनेशन है, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में डिफ़ाइन करी गई है। किसने डिफ़ाइन करी गई है, आर्टिकल 12 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 12 में स्टेट में ये बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट, वो बोला है कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है, एक तो गवर्नमेंट इंक्लूड है। अब कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। और सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों ही इसके अंदर आते हैं। और स्टेट में लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, चाहे स्टेट को चाहे सेंटर को, उनको हम स्टेट बोलेंगे, मतलब गवर्नमेंट को स्टेट बोलेंगे। दूसरा इसमें इंक्लूड होता है लोकल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायत हो गए और म्यूनिसिपलिटीज़ हो गए, ठीक है, या एट्सेट्रा। तीसरा इसके अंदर आता है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जैसे कि ONGC हो गया, LIC हो गया, सारे। तो ये भी सब इसी में आता है कि हम गवर्नमेंट भी स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट भी स्टेट है, और ONGC, LIC ये भी स्टेट है। तो ये आप समझ गए होंगे कि स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे वाइड कर दी गई है, केवल राज्य नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राइट्स आर द क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट किसको दिए हैं, सिटीजन्स को दिए हैं, ना कि स्टेट को। तो ये ऑप्शन अपने आप में खुद गलत हो गई। चलिए अब हम इसको देखते हैं। राइट्स आर द प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। राइट्स जो हैं वो प्रिविलेजेस हैं, बिल्कुल गलत बात है। राइट्स प्रिविलेजेस नहीं हो सकते। राइट्स तो इक्वली सब में बराबर हैं, सबको इक्वली मिले हुए, अधिकार सबका है, ना कि किसी कुछ ही लोगों का होगा। क्योंकि हमारी जो सरकार है, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो राइट्स हमारे प्रिविलेज नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, तो राइट्स आर द प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मैनी। राइट्स प्रिविलेज बिल्कुल नहीं है, ना तो वो कुछ लोगों के लिए, ना ही सब लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट्स प्रिविलेज नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। राइट्स मतलब अधिकार, वो सबके लिए बराबर है। तो आंसर इसका सी हो गया। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन, जो राइट्स दिए गए हैं वो सिटीजन्स को दिए गए हैं, स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं, जिससे कि स्टेट की जितनी जो पावर्स को हम लिमिट कर पाए, कंट्रोल कर पाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट के बारे में पूछा है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले करेक्ट है इनकरेक्ट पर ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इन इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट पार्ट। सेकंड ऑप्शन है हिमालय माउंटेन डेमोस्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। थर्ड स्टेटमेंट है वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द पैसेज ऑफ द रिवर। एंड डी ऑप्शन है गोंडवाना रॉक्स हैव लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। इसका सही आंसर मतलब कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है सी। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी स्टेटमेंट बी ए बी सी सारी सही है। चलिए अब समझते हैं। अब हम स्टेटमेंट ए के बारे में बात करें, जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज़ इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट पार्ट। ये कैसे हैं? ये देखिए, पहले जब हमारी अर्थ बनी थी उसके बाद में लैंड मास आया था, तो इस अर्थ पे एक ही लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, एक ही लैंड मास था, और जो उसके चारों तरफ जो सी था उसका नाम था पेंथलाजा। ठीक है, पेंथलाजा। कुछ समय के बाद ये दोनों टूटे और ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला लॉरेशिया और नीचे वाले को बोला गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये जो गोंडवाना लैंड है, ये जो गोंडवाना है ये वाला, ठीक है, गोंडवाना, यहीं से इंडिया टूटा, इंडियन पेनिनसुला टूटा। ठीक है, टूटने के बाद ये टूटने के बाद वो नॉर्थ साइड में मूव करने लग गया। बहुत सालों, मिलियन सालों तक वो मूव करता रहा। मूव करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे ये पेनिनसुला था इंडियन, वो ऊपर मूव करा, तो यहाँ पर जो थी वो यूरेशियन प्लेट थी। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे आके टकराया। टकराने के बाद क्या बन गया? माउंटेन बन गए। कौन से माउंटेन बने? जिनको हम हिमालय माउंटेन बोलते हैं, हिमालयन। ठीक है, हिमालय माउंटेन बोलते हैं हमारे। और ये तो इसका मतलब ये जो चीज़ थी हमारी पेनिनसुलर रीजन, ये तो शुरू से ही चल रहा है, तो ये हुआ ना हमारा एंशियंट टाइम का हुआ। तो आप समझ गए, पेनिनसुलर रीजन पहले से ही है, लेकिन जो नई चीज़ बनी है वो बना है हमारा हिमालयन फोल्डेड माउंटेन बना है यूरेशियन प्लेट से टकरा कर। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज़ इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट पार्ट, बिल्कुल सही, हमने नीचे समझ लिया। और हिमालयन माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, हमने ये भी समझ लिया। और गोंडवाना रॉक हैव लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन लैंड। ये देखिए गोंडवाना लैंड में, अब गोंडवाना जो लैंड है ये इंडिया है, तो यहाँ पर जो ईस्टर्न साइड में जो इंडिया है, यहाँ पर इसका गोंडवाना रॉक्स हैं जो कि यहाँ पे कोल रिजर्व मिलते हैं। बस अब ये आप समझिए, यहाँ पर कोल रिजर्व मिलते हैं। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? सी, कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर, ये गलत है। यहाँ पे वेस्टर्न की जगह क्या आएगा? ईस्टर्न आएगा। ये यहाँ पर ये देखो, ये हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन है और ये हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन है। ईस्टर्न कोस्ट लाइन और वेस्टर्न कोस्ट लाइन, यहाँ पर जो भी नदियाँ बहती हैं ईस्ट साइड में, ठीक है, ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बना के यहाँ पे सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट को लाती हैं, डिपॉजिट करती हैं, क्योंकि जो डेल्टा है वो ओल्ड स्टेज का होता है रिवर का, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न साइड में जो नदियाँ बहती हैं, ज़्यादा जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो हमारी ईस्टर्न साइड में ही बहती हैं, इसी साइड में बहती है। लेकिन वेस्टर्न साइड में कम रिवर बहती हैं और साथ में वो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं और ये ऊपर ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, ऊंचाई से नीचे गिर के अरेबियन सी में मिल जाती हैं, तो इसलिए डेल्टा नहीं बनाती हैं, ना ही डिपोजिशन होता है यहाँ पे। तो अब मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपनी कॉपी में ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट ना पूछा जाएगा तो कुछ इनडायरेक्टली पूछ लेगा। जो मैं आपको फैक्ट्स बताए हैं इसमें से ही क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब इतिहास से रिलेटेड है। यहाँ पर बात कर रहे हैं भागा एंड बाली वर। भागा मतलब भाग, ठीक है, पार्ट। तो इसका पहला ऑप्शन है मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, रिलीजियस सेरेमनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। इसका जो सही आंसर है वो है सोर्स ऑफ रिवेन्यू। ये देखिए
भागा और बाली एक टाइप का टेक्स्ट था, ठीक है, पहले के ज़माने में ये टेक्स्ट, ये एक टाइप का ये टेक्स्ट था। अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारी इंडिया गवर्नमेंट के पास, और एक डायरेक्ट टैक्स है। तो ये दोनों ही हमारी गवर्नमेंट के पास एक रिवेन्यू का सोर्स है, यहीं से हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, कलेक्ट करती है और फिर सोशल वर्क में वो लगाती है, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो भागा बाली भी एक तरीके का टैक्स था, जो कि वो तब के जो राजा होते थे, किंग होते थे, उनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, समझा आपने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। चलिए, आप इसको याद ज़रूर रखना, भाग और बाली। देखो, भाग से मतलब क्या होगा कि एक भाग हो गया, एक पार्ट हो गया, तो भाग का एक भाग का टैक्स से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है प्रयाग प्रशिष्टि टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट आएगा यहाँ पे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड और कुमारगुप्त। ठीक है, अब इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो जो कि गुप्ता डायनेस्टी का था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो प्रयाग प्रशिष्टि है ये एक पिलर के बारे में है। यहाँ पर एक अशोकन पिलर है, ठीक है, अशोकन पिलर मतलब कि अशोका का पिलर जो कि इलाहाबाद में है। इसी अशोकन पिलर पर यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में उसके मिलिट्री कैंपेन जो कि उसने साउथ में करा था उसके बारे में बताया गया है। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको प्रयाग प्रशिष्टि बोलते हैं, जो कि हरिसेन ने लिखा था संस्कृत में। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको कॉपी में लिख लेने हैं। अब इन्हीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कोई पूछ लेगा कि समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है, तो वो आ जाएगा एक क्वेश्चन, प्रयाग प्रशिष्टि हो जाएगा। दूसरा ये आ जाएगा कि प्रयाग प्रशिष्टि किसने लिखी थी, वो हरिसेन ने लिखी थी। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। ठीक है, प्रयाग प्रशिष्टि कहाँ पाई जाती है, तो वो इलाहाबाद में पाई जाती है। वो किसकी है, वो अशोकन पिलर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि समुद्रगुप्त था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो गुप्ता डायनेस्टी से करता था। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन के हमने कितने सारे क्वेश्चन बना दिए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज़ 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो सेफ़ होता है फूड को ताज़ा रखने के लिए, खाने को ताज़ा रखने के लिए। इस टेम्परेचर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज़म या बैक्टीरिया जो भी हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है 4 डिग्री टेम्परेचर पर वो स्लो हो जाती है, मतलब धीरे हो जाती है। देखो ग्रोथ तो वो अभी भी करते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ को स्लो कर देता है, ख़त्म नहीं करता, स्लो करता है। इसलिए वो जो खाना जो होता है हमारा फूड स्टफ जो भी है, अगर हम रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं वो सड़ेगा, लेकिन वो स्लो रेट पर सड़ेगा, वो उसके रेट को धीरे कर देता है। इसलिए जब भी मम्मी हमसे बोलती है कि खाना फ्रिज में रख दो, तो इसका मतलब क्या होता है कि खाने को हम सड़ाने के प्रोसेस को धीरे कर रहे हैं। सड़ेगा तो वो अभी भी अगर आपने ज़्यादा दिन तक रखा, लेकिन इस टेम्परेचर से क्या होगा, वो सड़ेगा लेकिन देर में सड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल इसको याद रखना, द सेफेस्ट टेम्परेचर क्या है फूड को फ्रेश रखने का, वो है 4 डिग्री। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आइस मेल्ट देन वॉल्यूम इंक्रीज, मास इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज या मास डिक्रीज। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 1000 बार पूछ चुके हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं। और ये कंसेप्ट ऐसा है कि माइंड से स्किप हो जाता है बहुत ही बच्चों से, तो आज हम इसको समझेंगे। इसका सही आंसर है व्हेन आइस मेल्ट देन वॉल्यूम डिक्रीज। चलो देखते हैं। अब ये देखिए हम समझते हैं ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब इसमें हमने क्या डाला, बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, ठीक है, यहाँ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए। अब यहाँ पे पानी है, ये देखो इसका भी फॉर्मूला H2O हुई है, ठीक है, बर्फ़ का भी और पानी का भी। लेकिन यहाँ पे बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है। क्यों तैर रही है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो डेंसिटी है वो कम है। डेंसिटी मतलब इसका घनत्व कम है, ये हल्की है, ये इसीलिए बह रही है इसके ऊपर। अब ये इसलिए बह रही है क्योंकि इसके अंदर जो हवा है ना वो भरी हुई है। अब हवा हल्की होती है,
अब इसमें हवा भरी हुई है बीच में स्पेस में, तो इसने बर्फ़ को भी हल्का कर दिया, इसलिए बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने लग गई। तो इसकी डेंसिटी कम है, बर्फ़ के अंदर हवा भरी हुई है, तो इसकी वजह से जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। और ये जो पानी है जो बर्फ़ के नीचे है, इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम जो है वो कम है। तो क्वेश्चन बस हमसे यही पूछ रहा है, जब आइस पिघल जाएगी, देखो जब आइस पिघल के क्या बनेगी, पानी बनेगी, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। आप इस फिगर को अपने दिमाग में रखिए, दिमाग में छाप लीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ क्या समझा है कि बर्फ़ हल्की है, डेंसिटी इसकी कम है और इसमें हवा भरी हुई है। जब हवा खुद ही हल्की होती है तो उसने बर्फ़ को भी हल्का कर दिया, तो इससे बर्फ़ तैरने लग गई। और जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी में चेंज हो जाएगी, तो वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा पानी। चलिए, और वॉल्यूम उसका घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग कनेक्ट्स। ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, न्यूज़ में अभी बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, पहला इसका ऑप्शन है इजिप्ट और गाज़ा, सेकंड ऑप्शन है इज़राइल विद जॉर्डन, थर्ड ऑप्शन है लेबनान विद गाज़ा और फोर्थ ऑप्शन है सीरिया विद वेस्ट बैंक। इसका सही आंसर है इजिप्ट विद गाज़ा। इसका मतलब जो रफ़ा बॉर्डर है वो इजिप्ट को गाज़ा स्ट्रिप से जोड़ रहा है। अब पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि जॉर्डन कहाँ है, वेस्ट बैंक कहाँ है, सीरिया कहाँ है, इज़राइल कहाँ है। तो हम इसका, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत न्यूज़ में है तो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये है इज़राइल। ठीक है, ये इज़राइल हो गया, ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे। और ये है गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा स्ट्रिप या गाज़ा पट्टी बोलते हैं इसको। और ये है वेस्ट बैंक। ये देखिए, तो इजिप्ट विद इज़राइल विद जॉर्डन, ये देखिए यहाँ पे तो हमारा जो आंसर है वो है इज़राइल इजिप्ट विद गाज़ा। अब ये इज़राइल हो गया, इज़राइल को लेबनान टच कर रहा है, सीरिया टच कर रहा है, जॉर्डन टच कर रहा है, इजिप्ट टच कर रहा है। तो यहाँ पे लेबनान विद गाज़ा, ये देखो गाज़ा स्ट्रिप तो यहाँ पर है और लेबनान ऊपर है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट जाएगा। सीरिया विद वेस्ट बैंक, सीरिया ऊपर है, वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन बाउंड्री कर रहा है इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब इज़राइल विद जॉर्डन, ये भी गलत है। रफ़ा बॉर्डर जो है वो यहाँ पर है, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, इजिप्ट और गाज़ा स्ट्रिप के बीच में। अब न्यूज़ में ये क्यों है, इसके पीछे की न्यूज़ जान लेते हैं। यहाँ पे यूएस और यूनाइटेड नेशन ने प्रेशर करा है इज़राइल के ऊपर कि अरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इनह्यूमैनिटेरियन हो रहा है फ़लस्तीनियन के साथ जो कि गाज़ा स्ट्रिप में रह रहे हैं। आपको पता होगा इनकी हमास की और इज़राइल की लड़ाई हो रही है, तो उसकी वजह से फ़लस्तीनियन लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो यूएस और यूएन ने मिलके इज़राइल के ऊपर प्रेशर बनाया। तो इसकी वजह से इज़राइल ने इजिप्ट को परमिशन दे दी है कि ये जो रफ़ा बॉर्डर है ना, इसको खोल दो। अब रफ़ा बॉर्डर से ही यहीं से गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले फ़लस्तीन्स के लिए फूड सप्लाई होगी, जिससे उनको खाना पीना सब कुछ मिल सके और उनकी ज़िंदगी आराम से चल सके। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। और साथ में एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि इज़राइल को किस किस की बाउंड्री से इज़राइल टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या गैरन, नहीं, यहाँ पे बैरन आइलैंड आएगा। ठीक है, ये बैरन आइलैंड है, तो इसका सही आंसर है बैरन आइलैंड। ये देखो, इसका मैप में देख लेते हैं हम लोग। ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, इसकी कुछ ही दूरी पर यहाँ पे हमें बैरन आइलैंड मिलता है। अब ये जो बैरन आइलैंड है ये वोल्केनिक आइलैंड है, केवल एक ही है जो कि इंडिया में है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, ये जो बैरन आइलैंड है ये ओसी कन्वर्जेंस से बना है। ओसी कन्वर्जेंस क्या है, मतलब कि ओशियन
और कंटिनेंटल कन्वर्जन। आपको पता होगा कि 2 टाइप की प्लेट्स होती हैं, ओशनिक प्लेट होती है और कंटिनेंटल प्लेट होती है। तो यहाँ पे ओशनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट का कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे ये ओशनिक प्लेट है और ये कंटिनेंटल प्लेट है। ओशनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है, ये ओशनिक प्लेट है और ये कंटिनेंटल प्लेट है। ओशनिक प्लेट कंटिनेंटल प्लेट में सबडक्ट कर रही है और कुछ किलोमीटर के नीचे जाने के बाद वो पिघलती है, पिघलना स्टार्ट करती है। पिघलने के बाद वो ऊपर आती, क्योंकि वो हल्का है, इसका मटेरियल जो है वो हल्का हो जाता है। आने के बाद ये कंटिनेंटल प्लेट को तोड़ देता है, क्रैक करता है। क्रैक करने से क्या होता है, यहाँ पे बनते हैं वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो। अब इन्हीं वोल्केनो से क्या बन जाता है, वोल्केनिक आइलैंड बन जाते हैं। वोल्केनिक आइलैंड बन गए जो कि यहाँ पे बैरन आइलैंड है। अब आप समझ गए कि यहाँ पे ओशनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट टूट रही है, बस टूट नहीं रही, सबडक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन भी समझ लिया, इसका बेसिक भी समझ लिया है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो हमें कमेंट सेशन पे ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।